नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गोविंद सिंह सांकला आप सभी को मैथ्स की एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 8 अप्रैल को आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमने उसकी पहले से तैयारी कर रखी है। लेकिन आज हम थोड़ा उसको रिवाइज़ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 31Z5 is a multiple of 9 where Z is a digit, what is the value of Z? Z की वैल्यू क्या होगी? हमने कंप्लीट कर रखा, फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो Z की वैल्यू क्या होगी और मल्टीपल किसका है? ये 9 का मल्टीपल है। तो इसके लिए हमको क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का लर्न होना चाहिए। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर करवा रखा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। तो सबसे पहले इसमें टेस्ट 9 का रूल्स क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स एंड डिवाइड बाय 9। ये 9 का रूल्स है, हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। 3 + 1 + Z + 5 = 9। मल्टीपल्स 9 का है तो यह क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। अगर 3 का मल्टीपल्स होगा तो यहाँ 3 लिखेंगे। लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि माइनस में नहीं आना चाहिए। इसका जो आंसर है माइनस में नहीं शो होना चाहिए, इसलिए अभी 9 लिख के पहले चेक करके देखते हैं। अगर माइनस में आएगा तो 9 का नेक्स्ट मल्टीपल लिखेंगे। क्लियर? 3 + 1 4, 4 5 कितना होता है? 9 होता है। 9 + Z = 9, 9 + Z = 9। तो Z = 9 ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 9 - 9 Z = 0। तो Z की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है कि अगर 9 की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसकी एक वैल्यू और बनती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। ये हम क्लियर कर चुके हैं। तो इसका आंसर और भी आएगा सेकंड पोजीशन। ये कई तरह करेगा। 9 + Z, सब हर बार इनको सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे। तो 9 + Z = 9 में 9, नेक्स्ट 9 × 18। Z = 18 माइनस ट्रांसपोजिंग मेथड से 9 को माइनस करेंगे तो Z की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। पहले Z की वैल्यू कितनी है? 0। अभी 9 की वैल्यू कितनी आ रही है? पहले Z की वैल्यू 0 आई थी, अभी Z की वैल्यू कितनी आई है? 9 आई है। तो 0 और 9, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 और 9। Thus the value of Z is 0 and 9 आंसर। क्लियर? तो Z की वैल्यू कितनी है? 0 और 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर 3576 विल बी डिवाइड बाय। ये 3576 जो नंबर है किस नंबर से डिवाइड होगा? तो इसके लिए हमको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, भाज्यता के नियम आने चाहिए। तो 7 का रूल्स हमने क्या पढ़ा? डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग। 9 का क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 9। 3 का रूल्स क्या पढ़ा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3। 11 का रूल्स हमने क्या पढ़ा है? सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट। ऑड को, और जितने भी ऑड है उनको प्लस कर देंगे और जो भी इवन है उनको प्लस करके क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। रिजल्ट या तो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल्स आएगा। तो देखो इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो देखो 3576 अंत में क्या है? 6। तो मैंने क्या बताया था? 7 का रूल्स क्या बताया था? लास्ट डिजिट को क्या करना है? डबल करना है और वहाँ से उसको हटा देना है। तो 6 का डबल 12, इसमें से माइनस करो तो 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 3 का 3, फिर 5 का डबल इसमें से माइनस होगा
तो 4 का 4 और ये 3 में से बन गया 2 बचा 24, तो 24 7 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 24 7 के टेबल में नहीं आता। फिर 9 का रूल्स क्या है, इन सबको प्लस करेंगे, 3 + 5 8, 8 + 5 15 + 6 21, तो 21 भी 9 की टेबल में नहीं आएगा, यानी 9 का मल्टीपल्स नहीं है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। अगर 11 की बात करते तो 11 का रूल्स मैंने क्या बताया है, ओड माइनस इवन। फर्स्ट नंबर 1 नंबर ये 1 पे चालू होगी, 1 2 3 4, तो फर्स्ट और थर्ड 1 और थर्ड ये ओड है, इनकी +6 + 5 11 और 7 + 3 10, तो 11 - 10 = 1, यानी 11 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो फिर हमारा आंसर कौन सा होगा, तो हमारा आंसर होगा सी, यानी 3, सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि 21 किसका मल्टीपल है, 3 का है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन। तो अभी हम 8th क्लास में ओनली कौन सा क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, बाकी जो मैंने बताया वो तुम्हारा 9th क्लास में काम आएगा। तो हमने जैसे क्वाड्रेंट्स 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो ओरिजिन सबका 0 से होगा। कहाँ से होगा, 0 से, यहाँ होगा 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन। तो ओरिजिन में सब 0 से स्टार्ट होते हैं, और हमने ये पढ़ चुका है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है x से स्टार्ट होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि ये x एक्सिस, x ये x1, ये y और ये y1 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी हमने ये पढ़ा है। तो इसमें जो स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट आता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वो जो सेकंड नंबर पे आता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इन दोनों की बात करेंगे तो इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो एक्स भी क्या होगा, स्टार्ट में 0 ही होगा, और वाई भी क्या होगा 0। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी आंसर होगा। कौन सा होगा, सी होगा। क्लियर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग्स, p4 p की पावर 4 - 81, और सेकंड है p² + 6p - 16। इसमें आइडेंटिटी लगाने, कोई भी सुटेबल आइडेंटिटी लगा के इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो p4 81, देखिए हमारे माइंड में एकदम क्लिक होता है कि जो 81 है ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है। किसका है, 9 का स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p का स्क्वायर होल पावर 2 हो जाएगा, और -81 को 9 की पावर लिख देंगे। क्लियर। p4 को p की पावर 2 होल पावर 2, और -81 को 9 का स्क्वायर लिख देंगे, नहीं 9 स्क्वायर 81 होगा। फिर इसकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, a² - b², a + b and a - b, a² - b², a + b, a - b। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे p² + 9, सेकंड p² - 9, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। अब इसको आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में प्लस आ गया, प्लस की आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन माइनस की आइडेंटिटी एक बार और लगेगी। जब भी माइनस आए तो 9 भी किसी न किसी का स्क्वायर है, तो किसका है, 3 का स्क्वायर है। तो p² + 9, p + 3 and p - 3। क्लियर। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो क्लियर हो गया ना। p² + 9 को नो चेंज करेंगे, p² - 9, 9 इज 3 का स्क्वायर, तो p² का p ले लेंगे, 9 का 3 ले लेंगे, तो p + 3 और p -
3। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्लस वाले को वैसे ही लिखेंगे और माइनस वाले में आइडेंटिटी अगर लग रही है तो उसको एक बार आगे और सॉल्व करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड की तरफ देखें, p² + 6p - 16। फर्स्ट वाला 2 टर्म्स में लिखा हुआ है, 2 टर्म्स में लिखा होता है उसमें आइडेंटिटी लगभग यही लगेगी, लेकिन जो 3 टर्म्स में होता है तो उसको 3 टर्म्स को सबसे पहले हम उसको 4 टर्म्स में चेंज करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट और जो लास्ट है उसमें कोई फैक्टराइज नहीं होगा, जो बीच में जो मिडिल में लिखा हुआ है 6p, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए 16 का क्या लेंगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। हमने क्लासों में पढ़ा है कि अगर इसका कोफिशिएंट, अगर p² का अगर कोई कोफिशिएंट आता है तो वो पहले इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद में उसका फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 का 16 ही रहेगा। तो 16 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए, 16 के फैक्टराइज हो गए। अब 60 के फैक्टराइज से हमको क्या लाना है, 6 लाना है, प्लस या माइनस दोनों प्रोसेस से हमें 6 लाना है। 16 पे मल्टीपल में 16 होना चाहिए और प्लस और माइनस में 6 आना चाहिए। तो अब देखो 2 2 जे कितना होता है 4, 4 2 जे 8 और 8 × 2, इन तीनों के फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, पीछे बचेगा 2, तो 8 2 जे 16 और 8 - 2 6। क्लियर है, क्लियर हो गया। 8 × 2 16, 8 - 2 6, माइनस करने पर 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 16, तो 8 2, इसके फैक्टर क्या होंगे 8 और 2 होंगे। सॉल्व करें इसको, p² + 8 2 - 2p - 16। अब यहाँ पर ध्यान रखें, हमको क्या लाना है, हमें 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए प्लस का पॉजिटिव 8 लेंगे, 8p लेंगे और नेगेटिव में क्या लेंगे 2p लेंगे, ताकि 8 में से 2 माइनस हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। और 8 × 2 माइनस का 16 में क्लियर हो गया, सिंबल राइट है। p² इनमें से कॉमन लेंगे, अब 4 टर्म्स में चेंज कर दिया, जैसे 4 टर्म्स में चेंज किया तो इनमें कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन p है तो p कॉमन ले लिया, तो p + 8 फिर -2 फिर p + 8, 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा p एंड माइनस माइनस प्लस, और 2 ने 16 पर डिवाइड किया 8 आ गया। अब दोबारा इसमें से आगे और भी कॉमन ले सकते हैं हम, p + 8 और p + 8 दोनों क्या है इसके अंदर कॉमन है, तो p + 8 कॉमन ले लिया, तो p + 8 p + 8 5 से रिमूव हो गया, तो क्या बचा p - 2 p - 2 दिस इज ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। फैक्टराइज वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना, ध्यान रखना। यहाँ पर कोफिशिएंट अगर आए तो विशेष ध्यान रखना, उसको उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ही फैक्टराइज करना। और 2 टर्म्स वाले को लगभग यही प्रोसेस रहेगा, 3 टर्म्स वाले को 4 टर्म्स में चेंज करेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6x एंड 12y इज, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF। HCF के मैंने आपको सारे सिंबल बता दिए हैं, कब कब HCF होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ये वर्ड जब भी यूज होगा तो वहाँ HCF ही होगा। एलसीएम के लिए लीस्ट, स्मॉलेस्ट, क्लियर है, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होता है, बड़ी से बड़ी संख्या लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ये सब में क्या होगा HCF होगा। तो इसमें HCF पूछा गया है, तो हमको देखना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो 6 और 12 को क्या करे, डिवाइड करे। तो सबसे पहले हम इनमें से कौन सा एलिमेंट होने वाला है, हमें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसमें से कौन सा ऑप्शन वहां से हटेगा, पहले उसको हटाने की तरफ हमें ध्यान देना है। अगर हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाय एग्जाम्पल हम इसे मान लेते हैं कि हमें कोई भी किसी क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे,
जो नन ऑफ दिस है उस ऑप्शन को वहां से हटा दोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन का हमको आंसर पता ही नहीं है तो हम इन तीनों को कभी भी रॉन्ग नहीं मान सकते। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, अगर तुम इसका आंसर नहीं जानते हो तो नन ऑफ दिस को पहले से कैंसिल कर दो, वो इसका आंसर तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। फिर बात करते हैं इसमें, तो 6 और 12 से जो 6 को भी डिवाइड करें 4 12 को भी डिवाइड करें तो आपका कौन सा आंसर कट जाएगा, 4 कट जाएगा, क्योंकि 4 12 की टेबल को डिवाइड 12 को डिवाइड करेगा लेकिन 6 को डिवाइड नहीं करेगा। अब हम दोनों की बात करते हैं, 3 भी 6 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी डिवाइड करता है, और जो 6 है वो भी 3 और 6 और 12 दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब हमें यहाँ देखना है क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट कॉमन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। 3 भी इसका मल्टीपल है, 3 का भी ये मल्टीपल है, ये दोनों के दोनों 3 के मल्टीपल हैं, लेकिन हमें बात कही गई ग्रेटेस्ट की, इसलिए ग्रेटेस्ट हमारा क्या रहेगा, 6 रहेगा, जो हमें कॉमन ले सके। जो 6 और 12 में से हम कॉमन किसको लेंगे, 6 को कॉमन लेंगे। अगर 3 को कॉमन लेंगे तो फिर क्या होगा, हमको एक बार 2 और कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्टली हम 6 ही लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ मोनोमियल। तो ये हमने क्लियर पढ़ लिया है, पॉलीगन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि मोनोमल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, मल्टीनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो मोनोमियल्स नाम से पता चल रहा है, मैंने तुम्हें क्या कहता है, मार्बल में जो काम करते हैं, मार्बल, गैंगसाइड और जिनके भी, तो मोनोकट लगता है। क्या लगता है, मोनोकट में ब्लेड कितनी होती है, एक ही होती है ना। तो मोनोमियल्स का जब भी नंबर आएगा तो मोनोमियल्स यानी तुम्हारा 1 टर्म्स वाला ही आंसर राइट होगा, ए आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। 2 किसको बोलते हैं, 2 यानी बाइनोमियल। जब भी बाई शब्द यूज होता है, बी आई बाई, तो बाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2 अर्थ होता है, यानी 2 बाई मीन्स 2 ही होता है, तो बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स है। और 3 यानी ट्राई, नाम से पता चल रहा है 3 की स्पेलिंग, इसलिए ट्राई, ट्राइनोमियल यानी 3 के लिए होगा। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्लियर। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी। सारे क्वेश्चन में मैथ्स एग्जाम में आपके डिफिकल्ट नहीं आएंगे, उसमें इजी भी आएंगे, इजी क्वेश्चन भी आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे, एवरेज भी आएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना। पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 हो ही नहीं सकती, 0 हो ही नहीं सकती, 8 नहीं होगी, क्या होगी, 1 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका डी आंसर आएगा, 1 आएगा। किसी भी नंबर हो या वेरिएबल, कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ x लिख दूं, x की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। y की पावर 0 तो वैल्यू क्या होगी, 1। अगर 5 की पावर 0 तो वैल्यू क्या होगी, 1। 0 वैल्यू कब होती है, 0 वैल्यू जब उसका कोएफिशिएंट 0 होता है। अगर मैं यहाँ x लिखूं और x का कोएफिशिएंट क्या लिख दूं, गुणांक, जिसको हिंदी में गुणांक बोला जाता है। तो x का कोएफिशिएंट अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। क्लियर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लोडेड ट्रक travels 14 किलोमीटर in 25 minutes. If the speed remains same, how far can it travel in 5 hours? रेशियो और प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। रेशियो और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके मैंने बताए हैं, दोनों प्रोसेस बताइए। तो पहले फर्स्ट प्रोसेस, फिर सेकंड प्रोसेस बताते हैं। फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको जमाना है। तो सबसे पहले क्या है, 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर लिखना है, इस टू 14 किलोमीटर 25 मिनट्स। तो यहाँ लिखेंगे 25 14 किलोमीटर is to 25 मिनट। फिर क्या होगा, प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हमने 14 किलोमीटर लिखा, उसके बाद में क्या लिखा, 25 मिनट लिखा। तो जो आगे भी इनका जो सीक्वेंस रहेगा रेस्पेक्टिवली यही रहेगा। किलोमीटर लिखा तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर ही लिखेंगे। फिर मिनट की जगह पर हमको क्या लिखना है, मिनट ही
लिखना है। तो 14 किलोमीटर इज टू 25 मिनट। फिर आगे लिखा हुआ है, आगे स्पीड सेम रहेगी और ट्रेवल की बात पूछ रहा है कि 5 आवर्स पूछ रहा है। अब ये देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमें आवर मिल रहा है। वो जो पहले वाली यूनिट हमें पड़ी उसमें किलोमीटर के साथ में क्या दे रखा है, मिनट दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा, 5 आवर्स दे रखा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें मिनट यूनिट क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो 5 आवर्स को हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो 5 आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 5 6 से 30 यानी 300 मिनट हो जाएगा। तो हम यहाँ मिनट की जगह पर कितना लिख देंगे, 300 मिनट लिख देंगे। क्लियर, कितना लिखेंगे, 300 मिनट लिखेंगे। अब क्या पूछ रहा है, जो पूछा है किलोमीटर पूछा है, तो इसको क्या कर देंगे, x मान लेंगे। लिखा हाउ फोर कैन इट ट्रेवल, यानी किलोमीटर पूछा है, उसकी डिस्टेंस पूछी है तो वो x लिखेंगे। तो अब हमने पढ़ लिया इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, अंदर से अंदर मल्टीप्लाई होता है और बाहर से बाहर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो x वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 14, x इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 25। ट्रांसपोजिंग मेथड से जो x को मल्टीप्लाई करेगा वो लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई राइट साइड का डिवाइड, लेफ्ट साइड का डिवाइड राइट साइड का मल्टीप्लाई, इधर जो प्लस होता है वो उधर माइनस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड हो जाएगा, ये हमने पढ़ चुका है। तो x को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ से 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 बन जाए 25, 5 बचा तो 25 हो जाए 50, और 12 अगर 14 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 168 किलोमीटर। कितना आएगा, 168 किलोमीटर। तो इसका आंसर आएगा 12 14 को मल्टीप्लाई किया 168 किलोमीटर का। हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल, तो 168 किलोमीटर ट्रेवल इन 5 आवर्स। अब मैंने ये भी कहा था इसका दूसरा प्रोसेस भी है, तो दूसरा प्रोसेस होता है डायलॉग मेथड। क्या होता है, डायलॉग मेथड। तो उसमें डिस्टेंस एक बार लिखेंगे हम डिस्टेंस और दूसरा लिख देंगे टाइम। क्लियर, तो डिस्टेंस में क्या है 14 किलोमीटर और टाइम कितना लिया 25 मिनट। फिर किलोमीटर नहीं है तो किलोमीटर x लिखेंगे और मिनट में वही हो जाएगा 300 मिनट। ये डायलॉग मेथड है, ऐसे डायलॉग बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम 14 किलोमीटर 25 मिनट, हाउ मेनी किलोमीटर 300 मिनट। अब देखो 25 से 300 क्या बढ़ाए घटा, इंक्रीज हो रहा। तो 25 300 में से इंक्रीज वाले की तरफ एरो कैसी होगी, एरो इधर आएगी। अब इसमें 300 मिनट में तो किलोमीटर भी बढ़ेंगे, घट नहीं सकते हैं, तो ये भी एरो कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो दोनों एरो की कंडीशन कैसी हुई, सेम डायरेक्शन में हुई ना। तो सेम डायरेक्शन को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, तो इसको कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सीधा का सीधा ही लिखा जाता है। जैसे 14 डिवाइड बाय x इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 300। अगर डायरेक्ट है तो सेम पोजीशन में लिखा जाएगा। अगर एक इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, अगर एक अगर डाउन में है एक अप में होती है, तो दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को रेसिप्रोकल किया जाएगा, आंसर आएगा। तो इसमें तो डायरेक्ट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डायरेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेम कंडीशन में लिखेंगे, जैसे है उसी पोजीशन में रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 300। x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाय 25, और 25 से ये डिवाइड होगा 12 और 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 100
168 किलोमीटर। क्लियर? यहाँ दिख रहा होगा, देखना यहाँ दिख रहा नहीं दिख रहा? तो 168 किलोमीटर और यहाँ पे 168 किलोमीटर, दोनों ही प्रोसेस से आंसर कैसे आया? सेम आंसर आया। क्लियर? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। मैंने तुम्हें बताया था एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म आ सकता है, या स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह पर साइंटिफिक नोटेशन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? साइंटिफिक नोटेशन, दोनों वर्ड लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन सेम है। तो ये भी लिखा हुआ, किस में लिखा हुआ है? नॉर्मल लिखा हुआ है, यानी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। जनरल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म को किस में चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करेंगे। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह पर साइंटिफिक नोटेशन भी आ सकता है, दोनों ही सेम है। तो इसको किस में चेंज करना है? साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का रूल्स मैंने क्या बताया? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का रूल्स बताए, कोई भी एक होल नंबर, कौन से? कोई भी एक नेचुरल नंबर 1 डिजिट के बाद में लगेगी। जैसे कि 1 इसमें से सबसे पहले हम 6 को ले लिया, तो 6 के बाद में हमको क्या लगाना पड़ेगा? 0.02, 6.02 लिखेंगे। इसके बाद में इन सब जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ किस में ले लेंगे? 10 की पावर में ले लेंगे। अब हमको क्या ध्यान रखना कि जैसे कि 602 को हमने ये लिखा, इसके बीच में मैंने बोला तो पॉइंट लगाना। 6.02 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे। अब 10 की पावर लिखनी है हमें, तो अब ध्यान देखें कि इसमें कहीं पर भी हमको पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, और हमें क्या कर दिया? इसको पॉइंट लगा दिया। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया कि जहाँ पर पॉइंट नहीं होता और हम अगर डेसिमल शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस सारे नंबर को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर सारे नंबर को हमने डिवाइड कर दिया है तो पावर किसकी होगी? प्लस की होगी, क्योंकि कान, ये कान अगर पकड़ो या ये कान पकड़ो, इस कान को पकड़ रखा है, छोड़ दिया, इस कान को पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है, उसका आंसर चेंज नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू सेम रहती है, उसका जो रिजल्ट सेम रहता है, सिर्फ उसको लिखने का जो प्रोसेस है वो चेंज कर रहे हैं हम। इसलिए विशेष ध्यान रखें, इसको अगर हमने डिवाइड कर लिया है तो पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमने 15 डिजिट छोड़ के पॉइंट मूव टू लेफ्ट किया है। क्या क्या है? पॉइंट मूव टू लेफ्ट किया है। तो इसके यहाँ पॉइंट लगाने का मतलब होता है कि 10 की पावर कितनी लिखनी पड़ेगी? 15 लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक बार और समझ ले, इसमें कहीं पर भी हमें पॉइंट नहीं दिख रहा है और हमने इसको डेसिमल शो कर दिया है। तो डेसिमल शो कर दिया, इसका मतलब हमने इस नंबर को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। तो नंबर को डिवाइड कर दिया तो फिर दोबारा मल्टीप्लाई में शो करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा इसको जैसे यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे दोबारा वो का वही आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट वाले में हम ध्यान से देखेंगे, उसमें पहले से हमको क्या दिख रहा है? पॉइंट दिख रहा है। ये देखो यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, तो पहले से डेसिमल लिख रहा है, लेकिन हमको जीरो नहीं लिख सकते। स्टार्टिंग में हमको कोई भी एक नंबर लेंगे, जैसे इनमें से कोई भी नंबर लेंगे तो 8 लेंगे। क्या लेंगे? तो 8.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर में इसको लिखा जाएगा। इन सब जीरो को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट नेचुरल नंबर 8 पे आ जाएंगे। तो 8 के बाद में पॉइंट लगेगा 8.37। तो अब हम देखेंगे कि ये पॉइंट यहाँ से कहाँ लेके गए हम। यहाँ तो पॉइंट यहाँ से मूव करके हुआ मूव टू राइट, हमने अच्छी तरह से पढ़ रखा है मूव टू राइट। तो मूव टू राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मूव टू राइट किया है। तो पावर किसकी हो जाएगी? पावर किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। क्लियर हो गया? पहले से ही डेसिमल लगा हुआ है और हमने डेसिमल को मूव टू राइट किया है। जब डेसिमल को हम किसी भी डेसिमल को मूव टू राइट करते हैं, इसका मतलब हमने उसको क्या किया है? हमने उससे मल्टीप्लाई किया है। क्या क्या है? हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो फिर पावर किस में होगी? डिवाइड में होगी। वो किसी की भी पावर अगर माइनस होती है तो वो हमेशा क्या माना जाएगा? डिवाइडिंग माना जाएगा। एक बार और देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट तक हमने इसको मूव टू राइट किया है। तो जितने डिजिट को हमने प्लेस किया है उतनी पावर इसमें जाएगी और वो पावर माइनस की ही होगी, क्योंकि हमें इसी पॉइंट में ध्यान रखना है।
इसके अंदर कहीं पर भी डेसिमल नहीं दिख रहा, तो इसका डेसिमल एकदम बाहर था, और वहां से डेसिमल यहाँ आया तो मूव टू लेफ्ट की पावर प्लस की होती है, और डेसिमल अगर मूव टू राइट कर रहा है तो उसकी पावर क्या होगी, माइनस की होगी। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से इसको लिखा जाएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म यानी जनरल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म किसको बोलते हैं, जनरल यानी ऑर्डिनरी नॉर्मली फॉर्म में लिखना है। तो अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ देख लो 3.02, कोई भी वन नेचुरल नंबर के बाद में डेसिमल लग रहा है, और इसमें भी 3.61492 तो वन डिजिट के बाद ही लगता है। हम यहाँ 30 पॉइंट नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे 336 पॉइंट नहीं लगा सकते, ओनली वन डिजिट नेचुरल नंबर के बाद में ही पॉइंट लगेगा। यही साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल्स होता है। तो ये पहले से किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम किस में आएंगे, जनरल फॉर्म में आएंगे, तो इसको नॉर्मली लिखा जाएगा। तो पावर किसकी चल रही है, माइनस की चल रही है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3.02, और इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस वाली पावर को क्या लिख देंगे, 10 की पावर लिख देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। किसी की पावर अगर माइनस होती है तो उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो उसकी पावर किस में बदलती है, प्लस में बदल जाती है। ये हमने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो 10 की पावर -6 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 होगा, यानी डिवाइड में चला जाएगा। तो 1/10 तो 10 की पावर 6 रहेगी। अब इसको आगे और सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। 3.02 तो नंबर तो 302 ही रहेगा, लेकिन पहले से पॉइंट लग रहा है, और अभी इसको 10 की पावर 6 से क्या करना है, हमें और डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर पॉइंट की कंडीशन क्या होगी, 10 की पावर 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट है वो 6 स्पेस छोड़ के मूव टू लेफ्ट की ओर हो जाएगा। तो इसे मूव टू लेफ्ट हो जाएगा, तो अभी जहाँ पॉइंट है वहां से 6 डिजिट छोड़ के और आगे ले लेंगे। तो अभी पॉइंट यहाँ 3 के यहाँ है, तो 3 इसके बाद में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं होता, वहां पर हम इसको 0 शो करेंगे, तो 3 यानी 1 हो गया। फिर बाद में 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, और इस तरह से ये आगे 0, अकेला डेसिमल नहीं लिखते हैं तो आगे होल नंबर में 0 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो उतना और पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। माइनस की पावर हमेशा इधर रिमूव करती है, और प्लस की पावर राइट की तरफ रिमूव करता है, क्योंकि जो माइनस वाला है वो उसको डिवाइड करता है, वो जो प्लस की पावर है वो उसको मल्टीप्लाई, यहाँ देख लो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 10 की पावर 15 का मतलब क्या है, जहाँ पर पॉइंट है वहां से 15 डिजिट छोड़ के बाहर लाना। तो पहले पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 डिजिट छोड़ के जैसे इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये साइंटिफिक नोटेशन जनरल फॉर्म में 15 डिजिट मूव करके राइट की तरफ चला गया, और इसमें लेफ्ट वाले में लेफ्ट की तरफ आ गया। तो इसी तरह इसमें भी जो माइनस ये वाला इसको दोबारा किस में ले लेंगे, माइनस वाले को लेफ्ट में ले लेंगे, और जो प्लस वाला है वो कहाँ चला जाएगा, प्लस की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें 361,492 नंबर वो के वही आएंगे, सिर्फ डेसिमल की कंडीशन चेंज होती है। तो पॉइंट यहाँ लग रहा, तो 10 की पावर 6 का मतलब मल्टीप्लाई करेगा तो मूव टू राइट हो जाएगा। तो यहाँ से 6 डिजिट छोड़ के मूव टू राइट है, तो यहाँ से पहले पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और एक 0 और लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म जनरल फॉर्म में आंसर हो जाएगा। क्लियर क्लियर है, आंसर आ गया। साइंटिफिक नोटेशन, यूजुअल नोटेशन अच्छी तरह से समझ लेना, इसका क्वेश्चन जरूर आता है, व्यवस्थित करके जाना। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखें, इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स। क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूएट करना है। तो -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इनकी बेस कैसा है, सेम है। तो क्या रूल से अप्लाई होगा, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये होगा ना, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, सॉरी m माइनस, डिवाइड में पावर माइनस होती है और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, इसको -4 की जो पावर हो जाएगी वो 5 - 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 - 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
-4 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। 5 में से 8 नहीं गया, 8 में से 5 चला गया, कितना बची, पावर माइनस की है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था किसी की पावर अगर माइनस होती है तो उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करते हैं, वो पावर किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो इसको हम लिख देंगे 1/-4 की पावर 3। क्लियर, 1/-4 की पावर 3 लिख देंगे। अब इसको इवेल्यूएट कर देंगे। 1 की तो कितनी भी पावर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 की देखो इसमें भी यहाँ 1/2 की पावर 3 होल पावर 2 लिखी हुई है, तो 1 की वैल्यू हम कितनी भी पावर लिखो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। तो 1 की पावर 3 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। लेकिन -4 की पावर 3 का मतलब होता है कि इसको -4 मल्टीप्लाई -4 होगा, ऊपर 1 रहेगा, नीचे -4 3 टाइम क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा, 4/4 जे 16, 16 4 जे 64, 16 4 जे क्या होगा, 64 होगा। अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये पावर किसकी है, ओड पावर है। हमने कितनी बार पढ़ लिया है, अगर पावर अगर ओड होती है तो जो बेस होता है उसका माइनस रिमूव नहीं होता है, और पावर अगर इवन होती है तो उसका बेस का माइनस क्या होता है, रिमूव हो जाता है। क्योंकि जब इवन होंगे तो उनके पेयर बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई के रूल से या डिवाइड के रूल से। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस और आएगा तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/64 आएगा आंसर। कितना आएगा, माइनस का 1/64 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1/2 की पावर 3 होल पावर 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब हो गया, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, तो 1 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 8 जे 64, 8 8 जे 64 है। तो इनका इसका आंसर भी 64 ही आया, 1/64 आया। क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीज। ईच एज ऑफ क्यूब, क्यूब के अंडरलाइन करना है, क्योंकि कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन करने से क्लियर हो जाता है। तो क्यूब है और उनकी जो एज है उसको क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, यानी एज साइड सेम होता है। हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया, यानी इसका जो एरिया है और वॉल्यूम के कितना इंक्रीज होगा, हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्टीशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम क्यूब बनाएंगे, ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब। एक और क्यूब बनाएंगे इधर, क्लियर। पहले जो हमने क्यूब, ये बोल रहे हैं कि इनकी इंक्रीज की गई, इनकी जो एज है वो डबल हो गई, यानी एज को पहले 1 मीटर मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं, 1 मीटर। तो हाइट भी क्या होगी, 1 मीटर। ब्रेथ भी क्या होगी, 1 मीटर। क्लियर, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या है, 1 1 है। लेकिन बाद में फिर ये बोल रहे डबल कर दी गई, इसका मतलब 1 को कितना कर दिया गया, 2 मीटर। हाइट भी कितनी हो गई, 2 मीटर, और ब्रेथ भी कितनी हो गई, 2 मीटर। क्लियर, 2 मीटर। 1 मीटर था वो कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो सबसे पहले इसका एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं, फिर उसका भी एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं, फिर इनके बीच में रेशियो का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 6a²। क्या होता है, 6a² होता है। तो इक्वल टू 6 लिखेंगे और a की जगह क्या हो जाएगा, 1 मीटर का क्या करेंगे,
स्क्वायर कर देंगे तो 1 मीटर का स्क्वायर, मैंने पहले बोला था 1 का कितना भी स्क्वायर हो वैल्यू 1 ही होती है, तो 6 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो 6 मीटर, कितना आएगा 6 मीटर आएगा। फिर इसका देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए की पावर 3 ए क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 मीटर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो 1 मीटर का क्यूब क्या होगा 1 मीटर क्यूब, ये हो गया ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, 6a इक्वल टू साइड, a इक्वल टू साइड, तो 6a स्क्वायर तो 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर का स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है, तो 6 का 6 हो जाएगा 6 मीटर, तो इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और इसका वॉल्यूम आ रहा है 1 मीटर आ रहा है। फिर अब इसमें देखते हैं क्या चेंज आया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर, तो 6 लिखेंगे और वहाँ 1 लिखा, वहाँ कितना लिख देंगे 2 मीटर लिख देंगे, 2 मीटर, तो 2 2 जे 4, 6 मल्टीप्लाई 4 यानी 64 मीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा 1 की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 2 जे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 6 4 जे 24, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ए क्यूब इक्वल टू 2m की पावर क्यूब, यानी 2 2 जे 4, 4 2 जे 8 मीटर क्यूब, कितना होगा 8 मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ तक तुम्हारा समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में इनका क्या रेशियो पूछा है, क्या इंक्रीज पूछा है, अब उसके बारे में समझते हैं। सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे पहले उसको प्रैक्टिकल करो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कह रहा है कि उनकी एज को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया गया, पहले 1 मीटर था तो 1 के अकॉर्डिंग आंसर आया 6, और डबल करने के बाद में उसका आंसर आया 24, तो 6 का कितना हो गया 24, तो 6 4 जे 24 यानी 4 टाइम्स, तो क्या हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। टोटल सरफेस एरिया अब यहाँ से पता चलेगा 6:24, तो इसका जो रेशियो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो टोटल सरफेस एरिया 4 टाइम्स। वॉल्यूम में क्या हो गया, तो वॉल्यूम पहले 1 आ रहा था और अब वॉल्यूम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 यानी 1:8 यानी 8 टाइम्स। तो ये यही पूछ रहा है इसमें कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा, तो सरफेस एरिया तो इंक्रीज होगा 4 टाइम्स। देखो यहाँ सरफेस एरिया increased 4 times and volume increase 8 times। क्लियर। सरफेस एरिया में इंक्रीज कितना होगा 4 टाइम्स और वॉल्यूम में इंक्रीज कितना होगा 8 टाइम्स। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं स्टॉप देते हैं, विराम देते हैं, क्योंकि मुझे बालाजी महाराज के जाना है। मैं पहले से बहुत लेट हो गया हूँ, तो अगली क्लास में आपको कर दूंगा, तब तक इसका रिवाइज करें। थैंक यू।